ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्दर। सो कल हम लोगों ने देखा था हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। इसमें फोरियर्स लॉ क्या होता था? ठीक है, फोरियर्स लॉ मैंने बताया था क्यू इक्वल्स टू के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा थीटा है, डेल्टा टी बात एक ही है, where डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स इज द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट। जो भी आप कंपोनेंट कंसीडर कर रहे थे, जो भी बॉडी कंसीडर कर रहे थे, उसकी लेंथ थी कि कितनी लेंथ से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही थी। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी? अच्छा, उसके अलावा फोरियर्स लॉ के आपके कुछ कांस्टेंट होते कुछ आपके एजम्पशंस होते थे। क्या क्या एजम्पशंस हैं पहले फोरियर्स लॉ के, वो एजम्पशन देखते हैं तरीके से। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन है कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्या मतलब है स्टेडी स्टेट कंडीशन का? स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब यह है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से या फिर बॉडी के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से या बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी हीट ट्रांसफर हुई है, तो वो हीट ट्रांसफर होने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स दैट इज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है। दूसरा, हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शन। जो हीट फ्लो है वो कैसी है हमारी? यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिर्फ या तो एक्स एक्सिस में हीट ट्रांसफर होगी या वाई एक्सिस में या तो जेड एक्सिस में। तीसरा, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था? डी टी अपॉन डी एक्स। ये कैसा है आपका? कांस्टेंट है। एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर। ठीक है, अगर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगी आपकी? लीनियर है। क्या मतलब लीनियर है? इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं बनाया, मैं आगे बना के दिखाता हूँ। इसका ये मतलब जो कल हमने डायग्राम इधर ड्रॉ किया था ना, ये वाला, कि जो प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी आपकी? लीनियर प्रोफाइल होगी। इसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये ऐसे लीनियर ड्रॉ हो रहा था ना, इसकी बात कर रहा है कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो आपकी कैसी होगी? लीनियर होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट था देर इज नो हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन। बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर के टाइम पे अपने आप से कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही। फिफ्थ वन इज द बाउंडिंग सरफेस आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर। जो आपकी बाउंडिंग सरफेसेस हैं वो क्या है? आपकी आइसोथर्मल सरफेसेस हैं, मतलब आपके टेम्परेचर क्या है उनमें? कांस्टेंट है। अगर एक सरफेस की बात करोगे तो ओवरऑल हमेशा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस बात का क्या कहने का मतलब है? इस बात के कहने का ये मतलब है कि ये जो आपकी जो T1 T2 T3 लाइन्स, ये जो देखना अभी, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, ये पतली पतली सी ब्लैक कलर की, ठीक है, इन लाइंस में जो टेम्परेचर होगा वो ओवरऑल क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इस लाइन में T3 टेम्परेचर है तो ओवरऑल इस लाइन में T3 टेम्परेचर ही रहेगा। अगर इस लाइन में T4 टेम्परेचर है तो ओवरऑल इस लाइन में T4 टेम्परेचर ही होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो मटेरियल की बेसिकली जो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है आपकी? सेम है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये भी। ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी आपकी एक्स वाई जेड के साथ में चेंज नहीं हो रही है, आइसोट्रॉपिक का मतलब। ठीक है, चलो। द इसेंशियल फीचर, अभी हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में सही से नहीं देखा, अभी उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। द इसेंशियल फीचर ऑफ, चलो ये सब छोड़ो, अब बढ़ते हैं पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल की अगर बनी हुई है, तो वो अपने आप से कितनी हीट को ट्रांसफर होने दे रही है। ठीक है, ये जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम when the difference in temperature between the phases causing heat flow is unit temperature difference, so that amount of heat will be known as the thermal conductivity। किससे बनाया इन्होंने फॉर्मूला? फॉर्मूला इन्होंने इससे बना रखा है, Q इक्वल्स टू के ए डी टी ओवर डी एक्स। के की वैल्यू क्या हो जाएगी?
K will be equals to Q upon A into dt अपॉन या फिर इंटू डी एक्स। क्या कहने का मतलब है, इनके कहने का यह मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड फ्रॉम अ बॉडी। ये बॉडी जो थी, इस बॉडी से जो क्यू अमाउंट आपकी एनर्जी कंडक्ट हो रही थी, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी, ठीक है, कब, जब आपकी जो लेंथ है इसकी थिकनेस वो क्या हो, आपकी यूनिट हो, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी कितना हो, यूनिट हो, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है, और अगर यूनिट टाइम के लिए ये क्यू आपकी ट्रांसफर हो रही है, सो दैट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अगर हम dx को भी जैसे q इसको इंटू वन अपॉन एरिया भी वन है और टेम्परेचर डिफरेंस भी वन है, तो इट मीन्स k इक्वल टू कितना आ गया आपका, इट मीन्स k इक्वल टू q, तो k क्या होगा, एक तरीके से हीट का अमाउंट ही तो है, ठीक है। सो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट थिकनेस, यूनिट टाइम व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फेसेस कॉजिंग हीट फ्लो इज यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर केल्विन या वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, वॉट पर मीटर केल्विन और वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय के। अब मटेरियल वाइज थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं हम लोग, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो वो होती है डायमंड की। किसकी होती है, डायमंड, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड जो होता है वो बहुत हायर टेम्परेचर तक भी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा हीट ले लेता है और अपने आप आराम से उस हीट को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर दे रखा है बेसिकली इस टेबल में, आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, कंक्रीट, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है। सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी आपकी मटेरियल्स की होती है ग्लास वूल की, सॉडस्ट की, है ना, एस की, एस्बेस्टॉस की, फ्रियॉन गैस की, और कम होती है। गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। तो सॉलिड्स की सबसे अच्छी, फिर उसके बाद लिक्विड्स की, देन आपकी गैसेस की। क्लियर है, अच्छा। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, पहली बात तो टॉपिक आता है छोटा सा लिखने के लिए, 4 मार्क्स का भी आपका थर्मल कंडक्टिविटी का टर्म आ सकता है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पर करती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली हो गई आपकी मटेरियल स्ट्रक्चर, कि मटेरियल का आपका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। पहली बात अगर हम करें तो पहला हो गया आपका मटेरियल स्ट्रक्चर, कि आपका मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा हो गया आपका मॉइस्चर कंटेंट। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मटेरियल का आपको स्ट्रक्चर पता है, 3 तरीके का होता है, SCC है, BCC है, FCC है। ये तो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कि बेसिकली मटेरियल जो है वो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है या फिर मटेरियल आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर का है। तो मटेरियल स्ट्रक्चर पर भी आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। दूसरी चीज मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा किसी मटेरियल में तो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तीसरी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछें, थर्माकोल ज़्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर वुड, तो वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो थर्माकोल से अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि वुड जो है वो ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, डिफॉर्मेशन या बेसिकली मेल्ट कब नहीं होगा, जब आपकी ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी मटेरियल की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो हीट ज़्यादा एक्सेप्ट करके ज़्यादा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी मटेरियल डेंसिटी पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। जो डायमंड्स होते हैं उनकी डेंसिटी तो इन्फिनाइट होती है, बहुत ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। फोर्थ वन इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर पे, ज्यादा प्रेशर पे थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिड्स की अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो सॉलिड के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज, बताओ प्रदीप। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी। हेलो सर, हाँ एक बताओ। बार दोबारा बोलना।
थर्मल की कंडक्टिविटी जो सॉरी सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और डिक्रीज डिक्रीज करेगी, होने स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज। ठीक है, सॉलिड के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड एंड गैसेस की, गैसेस के साथ भी लिक्विड के साथ भी यही होगा। लिक्विड की भी अगर हम क्या करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, ठीक है, तो गैसेस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो इंक्रीज करने लगते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिससे उसके नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे तो थर्मल मतलब बेसिकली जो मटेरियल होने लग, जो गैस होने लगती है वो डेंस होने लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या कर जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन आपके बढ़ जाते हैं। ये आपके थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल्स मेटल्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज्यादातर जो आपके थर्मल कंडक्टिविटी होती है मटेरियल्स की वो डिक्रीज ही करती है अगर आप उसका टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ठीक, अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम इसको जरा रिलेट करेंगे, बेसिकली उस रिलेशन से हम लोग देखेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने एक बैटरी के अगेंस्ट लगा दिया, जिसमें इसका रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का वोल्टेज वी है और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई है। ठीक है, अब हमने बात क्या कहा कि हमारे पास एक इसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस था। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि एक सॉलिड बॉडी थी, इस सॉलिड बॉडी में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस था T1 से T2 का, और इसमें हमको फ्लो करानी थी हीट Q। ठीक है, डिफरेंस किस चीज का था, टेम्परेचर का, यहाँ पर डिफरेंस था वोल्टेज का। फ्लो क्या करनी थी, करंट, यहाँ पर फ्लो क्या करना है, हीट। ठीक है, इस केस में आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर। V आपका डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I आपकी फ्लोइंग कैरेक्टर होता है, R आपका रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। या फिर अगर आप यहाँ से R की वैल्यू निकालते हो तो R विल बी इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू के ए डी टी बाई डी एक्स। हम अगर इसको रिलेट कर लें, किससे रिलेट कर लें, Q को रिलेट कर लें I से, क्योंकि यहां पर फ्लो क्या कर रहा था, करंट, यहां पर फ्लो क्या कर रहा है, Q। तो Q अगर I से हो गया, अच्छा यहां पर डिफरेंस किस चीज का था, वोल्टेज का, यहां पर डिफरेंस किस चीज का है, टेम्परेचर का, तो dt। बाकी जो भी चीजें बची उनको अपॉन में ले आओ, तो ये आ जाएंगी dx अपॉन के इंटू ए। ठीक है, अब क्या करो, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल टू फ्लोइंग कैरेक्टर इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है, टेम्परेचर का, तो डी टी इक्वल टू आ जाएगा आई का मतलब Q इंटू, क्यू है ये, डी एक्स अपॉन के ए, डी एक्स अपॉन के ए। ठीक है, इसको रिलेट कर लो किससे, हमको पता है dt को रिलेट करते हैं v से, q को रिलेट करते हैं i से, तो इसको रिलेट कर लेते हैं r से। यहां पर आपका ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। और जो थर्मल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, थर्मल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर टी एस से अगर इसको हम डिनोट करें तो इट विल बी डी एक्स अपॉन के इंटू ए। या फिर अगर आपकी लेंथ जो कंपोनेंट है उसकी एल है तो ये हो जाएगा एल अपॉन के ए। मतलब जो थर्मल रेजिस्टेंस है आर टी एच, इट विल बी इक्वल टू एल अपॉन के ए। थर्मल रेजिस्टेंस हो गया ये।
ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो थर्मल रेजिस्टेंस कम, थर्मल कंडक्टिविटी कम तो थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका होता है थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्शन। तो आर थर्मल कंडक्शन है ये, क्योंकि कंडक्शन इक्वेशन हमने यूज करी इसलिए इट इज द आर थर्मल कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस पे डिपेंडेंट छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। जैसे मान लो आपका पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन वॉल इज 150 mm थिक, मतलब जो प्लेन वॉल थी उसकी थिकनेस, चलो हम गिवन लिख लेते हैं साइड में ही, यहीं पर क्वेश्चन बनाते हैं जरा इसको। गिवन वैल्यूज लिख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप से आधा सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक वॉल है, तो वॉल हमने वॉल डिजाइन करो, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, सीधी सी बात है क्वेश्चन का, एचएमटी में भी बनाओ या सोम का भी, जो भी पेपर है। ठीक है, थिकनेस कितनी दे रखी है इस वॉल की, इस वॉल की थिकनेस दे रखी है 150 mm। इस लेंथ को हम लोग क्या कंसीडर करते थे, dx लेंथ या फिर एल लेंथ। ठीक है, तो एल लेंथ इज इक्वल टू 150, ये एल होती थी ना, या तो आप इसको एल कहो या dx कहो, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक सेकंड रुको, ये आपकी वॉल थी, इस वॉल पे ये आपका क्या हो गया, लेंथ थिकनेस हो गई, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 150, कितनी की मैंने वैल्यू, ठीक है 150। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल का जो एरिया है वो कितना हो गया 4.5 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे दिया गया 4.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया मीटर में, दूसरी चीज सारी की सारी यूनिट आपको एसआई यूनिट रखनी है, तो जितना भी एमएम है उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या करा था, कंडक्टिविटी इज 9.35 वॉट पर मीटर डिग्री, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कंडक्टिविटी दे दिया गया आपका 9.35 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड क्या कहा है उसने, द सरफेस टेम्परेचर आर स्टडी एट 150 डिग्री, मतलब जो आपका हायर टेम्परेचर है वो है 150 और जो लोअर टेम्परेचर है वो दे रखा है आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हीट फ्लो आपका इधर से होगा और इधर से निकल जाएगा, ये आपका हीट फ्लो है, ये मान लिया हमने क्यू है। डिटरमाइन क्या क्या करना है, हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द फ्लो डायरेक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आपको पता है क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। क्या नहीं पता है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी पता है आपको, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता ही है ना, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल ही लोगे 150 माइनस 45 करके, एंड डी एक्स आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ आपकी गिवन थी एमएम में, सारा फॉर्मूला रखोगे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने बताया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है आपका, डी टी बाई डी एक्स, यानी सिर्फ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यानी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बता दोगे जब हीट आ जाएगी क्यू इज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। इन सिंपल से क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल वाले अपने आप से हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका कंडक्शन की बात करते थे। अब अगर हम बात करें थोड़ा जनरल अभी कॉन्वेक्शन की, क्योंकि इस कॉन्वेक्शन का यूज आपका कंडक्शन के साथ में होगा, तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्शन की, ठीक है, सो कॉन्वेक्शन में क्या होता है, देखो मान लो कॉन्वेक्शन में क्या होता था, आपका जो हीट फ्लो होता था वो होता था सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से फ्लूइड। तो मान लो ये सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस से आपकी हीट निकल रही है ऐसे, ये आपकी हीट निकल रही है। ठीक है, सो हीट निकलते टाइम क्या बोला इसने, जो सरफेस है इस सरफेस का टेम्परेचर है टीएस, और जो फ्लूइड है इस फ्लूइड का टेम्परेचर है आपका टी एफ। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इस सरफेस का हम लोग कंसीडर कर लें ए, ठीक है, तो इससे जो हीट ये क्यू निकल रही है इसकी क्या वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू क्यू, क्या किस पे डिपेंड करेगी, क्यू विल बी क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू द ए, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज्यादा है, दूसरा क्यू प्रोपोर्शनल टू टी एस माइनस टी एफ, टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, बस इसके अलावा तो और कोई पैरामीटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स क्यू प्रोपोर्शनल टू ए टी एस माइनस टी एफ। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट आता है एच,
ए टी एस माइनस टी एफ, वेयर एच क्या है, वेयर एच इज कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी सेम, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसमें मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी यूनिट होती है कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्लियर। अच्छा, अब इसमें भी आप जरा इसके थर्मल वो निकालो, थर्मल कंडीशन। जैसे आपका इसमें तक क्या था, Q इक्वल्स टू एच ए डी टी, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उसको डी टी लिख लिया। अच्छा ठीक है, हम अगर Q क्या था I, बाकी H इंटू ए से कोई मतलब नहीं, ये आपका क्या था V, है ना। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, बिना डिफरेंस के कोई भी प्रॉपर्टी फ्लो, कोई भी क्वांटिटी फ्लो नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका I करंट हो गया, है ना, और V, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से। और आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो जरा V का मतलब dt, जरा dt को सेपरेट करो यहाँ से। इस dt को जब आप सेपरेट करोगे, ये तो Q था, ये आपका dt था, dt इक्वल्स टू आ जाएगा एक तरीके से Q अपॉन एच ए। रफ कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, देखना। जरा dt को सेपरेट करो, dt विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एच ए। ठीक है, अब आपको पता है, इसको रिलेट करो जरा। dt क्या हो गया आपका v, q क्या हो गया आपका i, r क्या बचा आपका यहाँ से, dt इक्वल्स टू q इंटू 1 अपॉन एच ए। ये क्या हो गया आपका r थर्मल कॉन्वेक्टिव। ठीक है ना, इसको रिलेट कर पा रहे हो ना। ये आपका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यहाँ फ्लो करती है करंट, तो यहाँ फ्लो करती है हीट। यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ आपका थर्मल रेजिस्टेंस होता है। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, आर कॉन्वेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन एच ए। ठीक है, आर कंडक्टिव क्या आता था आपको अगर याद हो, आर कंडक्टिव इक्वल्स टू एल अपॉन के ए। उसमें एल का टर्म और आता था, इसमें एच आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, उसमें एल आता था। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों में। ये तो बात हो गई हमारी कॉन्वेक्शन की, जनरल कॉन्वेक्शन जो होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन। रेडिएशन हीट के आपके तमाम सारे लॉ होते हैं। पहला होता है आपका वीन्स का लॉ। क्या होता है वीन्स का लॉ, वीन्स का लॉ होता है आपका, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ, जो आपकी रेडिएशन के टाइम पे वेव निकल रही है, उस वेव की वेवलेंथ लेमडा एम है। लेमडा एम करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा, तो वेवलेंथ उतनी ही बॉडी की, उतनी ही जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो उतनी ही कम। ठीक है, क्रिचॉफ लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ लॉ इट स्टेट्स दैट द एमिसिविटी, एमिसिविटी मतलब होता है किसी बॉडी से हीट का निकलना। सो एमिसिविटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी होता है आपका उस बॉडी का टेम्परेचर। अभी हम रेडिएशन पढ़ेंगे तरीके से, तो उसमें और ये सारे टर्म्स तरीके से देखेंगे। अभी मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द एमिसिविटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एब्जॉर्बिविटी फॉर रेडिएंट एनर्जी। एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, कितनी उसने एब्जॉर्ब करी, कितनी उसने निकाली, ये दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ। दूसरी, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था जो आपकी बॉडी की एमिसिव पावर होती है। एमिसिव पावर मतलब एमिसिविटी, एमिसिविटी मतलब एमिट करने की कैपेसिटी। तो एमिसिव पावर जो आपकी बॉडी की होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4 ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी।
उस बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पर ये सारी कांस्टेंट आते हैं, सिग्मा कांस्टेंट आता है, इस सिग्मा को ही आप बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दो टर्म और आ रहे हैं, एक तो एरिया पे डिपेंड करती है जो आपकी क्यू होती है, दूसरी आपके टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करती है। तीसरा आपका ये एफ क्या हो गया, ये एफ होता है सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर क्या होता है, एक जनरल वे में थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो आपकी जो वॉल है घर की, उस घर की वॉल पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये जो बल्ब है, इस बल्ब का जो लाइट है, ठीक है, उस लाइट का अमाउंट क्या हर वॉल पे सेम पड़ेगा? नहीं। इस वॉल के जो जस्ट अपोजिट में होगा उसमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट लेफ्ट में अगर मिड में एकदम बल्ब लगा हुआ है तो बराबर होगी, ऊपर नीचे भी अगर लगा हुआ है तो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, और जिस वॉल पे बल्ब लगा हुआ है उस पे भी जो लाइट पड़ रही है उसका भी अमाउंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेफ पे डिपेंड करता है कि बॉडी का सेफ कैसा है। रेडिएशन, इसको आप रेडिएशन बोलते हैं। इसके बाद है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द बॉडी, ठीक है, ठीक है। सो जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बेसिकली फर्दर कंडक्शन। हमको इसमें फर्स्ट पार्ट जो मैं कंसीडर करना है वो क्या है आपका, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन के बाद में आपका क्या आता है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो है आपका कंडक्शन स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन। कंडीशन दे दी इन्होंने कि बॉडी में कंडक्शन हो रहा है, पहली बात तो सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, या हो सकता है साथ में कॉन्वेक्शन और रेडिएशन भी हो रहा हो। तो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन की कंडीशन क्या है, एक तो स्टेडी स्टेट है सिस्टम का, दूसरा आपका वन डायमेंशन है, ठीक है। सो इसके लिए ठीक है, आपको पता है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होती है कंडक्शन के लिए, Q इक्वल्स टू के डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस के साथ में Q इक्वल्स टू के डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वो तो सिर्फ होती थी हमारी एक एक्सिस के लिए, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं जो इक्वेशन जो प्रूविंग, वो है आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में। हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग जनरल इक्वेशन निकालेंगे। वो जनरल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या कंडीशन थी क्या कंडीशन नहीं थी, कि आपका एनर्जी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडी स्टेट है कि नहीं है, वन डायमेंशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे हमारा एक कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपकी हीट कंडक्शन हो रही है। एक्स वाई जेड के साथ में आपकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक्स वाई जेड का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस कंडक्शन में, उस कंडीशन में हम लोग इसकी इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ इंप्लीमेंट करके अपने डिजायर्ड जो इक्वेशंस होंगे उनको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे सेशन में।